बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ चुके हैं, उनके टाइप्स पढ़ चुके हैं। दो टाइप्स हमने पढ़े थे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और दूसरा हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कुछ साइंस सोसाइटी लिंक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें है आपको कुछ एडिसिव्स के बारे में बताया गया है जो कि एयरक्राफ्ट्स और मुख्तलिफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। उनका नाम है इपॉक्सी एडेसिव्स, ठीक है। अब इपॉक्सी क्या है? तो इपॉक्सी इज़ अ पॉलीमर ऑफ इपॉक्साइड, ठीक है। इपॉक्साइड कहते हैं साइक्लिक ईथर को। ये जो इपॉक्सी एडेसिव्स होते हैं, इनको बनाने के लिए दो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स यूज़ होते हैं। एक को हम कहते हैं रिजाइन और दूसरे को हम कहते हैं हार्डनर, ठीक है। Epoxy adhesives are called structural adhesives. उनका दूसरा नाम है structural adhesives. These are high performance adhesives are used in the construction of aircrafts, automobiles, bicycles, boats, golf clubs आपके पास जो होते हैं उन सब को बनाने के लिए जहाँ पे भी आपको हाई स्ट्रेंथ बॉन्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं तो वहाँ पे इपॉक्सी एडेसिव्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ये आपको कुछ एप्लीकेशंस बताए गए हैं। एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं, बाइसाइकिल्स में यूज़ होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एयरक्राफ्ट्स जो होते हैं वो हवा में सेल कर रहे होते हैं, इसी तरह से जो बोट्स होते हैं वो पानी में सेल कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं उनको उनके डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए उनमें जो एडेसिव्स यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं इपॉक्सी एडेसिव्स। अब ये ही क्यों यूज़ होते हैं? तो इसलिए कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एयरक्राफ्ट्स अगर हम वहाँ पे नट्स वगैरह यूज़ करते हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने के लिए, या कोई और सॉर्ट ऑफ मेटल यूज़ करते हैं उनको कंबाइन करने के, जैसे आप नॉर्मली यूज़ करते हो नट्स वगैरह, तो उनसे क्या हो सकता है कि एयरक्राफ्ट्स और ये बोट्स वगैरह जो है इनके मासेस ज़्यादा हो सकते हैं, और ज़्यादा मास जो है वो उनको फिर हवा में उड़ाना या आपके पास पानी के ऊपर सेल करना, या आपके पास क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। अच्छा, इपॉक्सी एडेसिव्स जो होते हैं कैन बी डेवलप टू सूट ऑलमोस्ट एनी एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये क्यों यूज़ कर सकते हो? बिकॉज ऑफ इट्स सर्टन प्रॉपर्टीज़, जो स्पेशलिटीज़ है उनके बेस पे। और वो क्या है कि ये आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, ये रिजिड भी हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, शफाफ जिसको हम कहते हैं, ओपेक भी हो सकते हैं, ठीक है। इवन आप इसको कलर भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ ये फास्ट और स्लो सेटिंग भी हो सकते हैं, मतलब कि ये जल्दी भी हो जाते हैं, हार्डन हो जाते हैं, और सख्त भी आप इसको कर सकते हो। मतलब कि स्लो टाइम में भी, स्लो में भी आप उसको कर सकते हो, ज़्यादा टाइम में भी, ठीक है। इपॉक्सी एडेसिव्स जो होते हैं इनके कुछ और प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि दे आर गुड हीट एंड केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं। और ये हीट, जैसे इंजन पार्ट्स जो होते हैं वो तो ज़ाहिरी बात है, अब इंजन तो गर्म हो रहा होता है तो उनमें हीट ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है, तो उनसे अगर ऐसे एडेसिव्स हम वहाँ पे यूज़ करें जो हीट रेजिस्टेंट ना हो तो वो टूट सकते हैं, वो जो इंजन पार्ट्स होते हैं वो जिससे अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे ऐसे एडेसिव्स यूज़ करना जो हीट रेजिस्टेंस हो, केमिकल रेजिस्टेंट हो, तो वो बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से, जैसे कि ये फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, ट्रांसपेरेंट यूज़ कर सकते हो, पैक बना सकते हो, कलर बना सकते हो, फास्ट सेटिंग या स्लो सेटिंग बना सकते हो, हीट रेजिस्टेंट है, केमिकल रेजिस्टेंट है, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इनको दूसरा जो नाम दिया जाता है दैट इज़ इंजीनियरिंग एडेसिव्स, ठीक है। इपॉक्सी एडेसिव्स, स्ट्रक्चरल एडेसिव्स और इंजीनियरिंग एडेसिव्स। लार्ज फैमिली ऑफ इपॉक्सी डिज़ाइन जो होते हैं रिप्रेजेंट सम ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मेंस डिज़ाइंस दोज अवेलेबल एट दिस टाइम। आजकल के दौर में जो सबसे बेस्ट डिज़ाइंस है वो इपॉक्सी डिज़ाइंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इपॉक्सी मींस इपॉक्साइड्स के पॉलीमर को कहते हैं। और इपॉक्साइड क्या होते हैं? तो इपॉक्साइड आर साइक्लिक ईथर्स होते हैं, ठीक है। इपॉक्सीज जो होते हैं जनरली आउट परफॉर्म मोस्ट अदर डिज़ाइन। जो मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं उनको इन्होंने क्या कर दिया कि उनका यूज़ जो है वो कम कर दिया है, उनको उन पे ये सबकत ले गए हैं, ठीक है। अब क्यों? इन टर्म ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा उनसे बेहतर हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी उनसे इनके बेहतर हैं, ठीक है। दूसरा, ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब कि जो इन्वायरमेंट इन पे रेजिस्टेंस, जो इन्वायरमेंट इसको करोड कर सकता है उन चीज़ों को, तो उनके खिलाफ इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। विच लीड्स टू देयर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव यूज़ इन एयरक्राफ्ट कंपोनेंट। अब एयरक्राफ्ट कंपोनेंट जो होते हैं, जहाज़ वगैरह के जो मुख्तलिफ पुर्जे होते हैं जिनको आपस में मिलाया जाता है, उनमें भी चूँकि वहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस चाहिए होती है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को, चूँकि इन्वायरमेंट में उन्हें रहना होता है, इन्वायरमेंट उस पर उसको डिग्रेड कर सकते हैं,
तो उनके लिए अगर ऐसे एडिसिव्स हम यूज़ कर लें जिनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो वो बेस्ट होगा, और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास है दैट इज़ इपॉक्सी एडिसिव्स। लेमिनेटिंग डिज़ाइंस के तौर पे लेमिनेटिंग कोटेड को कहते हैं, लेयर्ड को कहते हैं। आप किसी भी चीज़ को शीट्स की शक्ल में कन्वर्ट करते हो, इनप्लेट करते हो, तो उसको हम लेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। लेमिनेटिंग डिज़ाइंस आर देयर इंक्रीज एडिसिव प्रॉपर्टीज़। एज लेमिनेटिंग डिज़ाइन इसकी एडिसिव प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, एंड रेजिस्टेंस टू वाटर डिग्रेडेशन मेक दीज डिज़ाइंस आइडियल फॉर यूज़ इन एप्लीकेशन सच एज बोर्ड बिल्डिंग। अब वाटर रेजिस्टेंस इसमें बहुत ज़्यादा है, वाटर इसको डिग्रेड नहीं कर सक रहा होता, तो इस वजह से बोर्ड बिल्डिंग में भी, इस इंडस्ट्री में भी इपॉक्सी एडिसिव्स जो है दे आर एट पीक इन यूज़, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इपॉक्सीज आर वाइडली यूज्ड एज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर हाई परफॉर्मेंस बोर्ड्स एंड सेकेंडरी एप्लीकेशंस टू शीट अ हल, ठीक है। इपॉक्सी एडिसिव्स जो होते हैं वो नॉर्मली मतलब प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ हाई परफॉर्मेंस बोर्ड जो होते हैं, जो हाई परफॉर्मेंस बोर्ड मतलब वो जो लॉन्च वगैरह होते हैं, जो तेज़ जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ पानी के साथ उनका इंटरेक्शन ज़्यादा तेज़ आ रहा होता है, तो उनमें ज़्यादातर यूज़ होते हैं ताकि वो हल्के हो तो वो तेज़ जा सकेंगे, इजीली वो सेल कर सकेंगे। तो ऐसे में इपॉक्सी एडिसिव्स बहुत ज़्यादा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के तौर पे यूज़ होते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ पार्ट्स को उनके कंबाइन रखने के लिए या करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दूसरी बात सेकेंड एप्लीकेशन इसकी ये है कि उनके जो पॉलीईस्टर डिज़ाइन या जो जेल कोट्स होते हैं जो उनको कवर किए होते हैं, उनकी जगह अगर हम इपॉक्सी एडिसिव्स यूज़ कर लेते हैं एज अ शीट, तो वो उनके मतलब एज अ ओवर कोटिंग और एज अ शीट, तो वो क्या हो सकते हैं कि ये एक बेटर स्ट्रेटजी होगी वाटर के खिलाफ लड़ने के लिए या उन हाई परफॉर्मेंस बोर्ड्स को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो वाटर डिग्रेडेशन को अवॉइड कर सके, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। नॉर्मली अगर हम इससे थोड़ा समराइज़ करें तो वो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, तो इपॉक्सी एडिसिव्स, इपॉक्सी किसे कहते हैं, तो इपॉक्सी आर पॉलीमर ऑफ इपॉक्साइड, पॉलीमर ऑफ इपॉक्साइड। इपॉक्साइड क्या है, तो इपॉक्साइड आर साइक्लिक ईथर्स, ठीक है। अब साइक्लिक ईथर्स, ये दो टर्म है, साइक्लिक ईथर। साइक्लिक मीन्स के रिंग फॉर्म में है, ईथर हर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं जिसमें एक ऑक्सीजन जो है वो दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो। अल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं, तो अल्काइल ग्रुप जैसे आपके बुक में मैंने एक एग्जांपल दिया है CH3 और CH3 आपके पास है, तो अल्काइल ग्रुप अल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उसको अल्काइल बुलाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 10th में पढ़ोगे, जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो उसको हम अल्काइल ग्रुप बुलाते हैं, ठीक है। तो ईथर उसे कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास है जिसमें ऑक्सीजन दोनों साइड पे लिंक होता है विद इन अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। जैसे ये ROR उनका जनरल फार्मूला है, और ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एक साइड पे भी मिथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे भी मिथाइल ग्रुप है, तो डाई मिथाइल ईथर उसको बुलाते हैं, ठीक है। साइक्लिक ईथर किसे कहते हैं, तो साइक्लिक ईथर जब वो रिंग फॉर्म में हो, जब ये ईथर क्या हो, रिंग फॉर्म में। जैसे यहाँ पे देखें, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, O है, R है और 2 H उसके साथ अटैच्ड है, तो ये साइक्लिक फॉर्म में है, इसको हम कहते हैं साइक्लिक ईथर, ठीक है। तो ये जो इपॉक्सी होते हैं, ये इन साइक्लिक ईथर से, इपॉक्साइड से हम क्या करते हैं, उनकी पॉलीमराइजेशन से बनाते हैं। अब ये तो थी इपॉक्सी के बारे में कि इपॉक्सी और पॉलीमर ऑफ इपॉक्साइड, ठीक है। और हमने पढ़ा कि इपॉक्साइड किसे कहते हैं, साइक्लिक ईथर्स को, ईथर के बारे में, और साइक्लिक ईथर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी हम इपॉक्सी एडिसिव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इपॉक्सी एडिसिव्स जो होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। एक पॉलीमर होता है जो कि हमने अभी पढ़ा, इपॉक्साइड रिजाइन होता है, ठीक है, रीजन जिसको हम बुलाते हैं, ठीक है, तो वो होता है। और दूसरा उसके साथ एक हार्डनर होता है। हार्डनर आर सॉर्ट ऑफ केमिकल्स होते हैं जो कि किसी चीज़ को हार्ड करने के लिए, जैसे पेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ और चीज़ें होती हैं जिनको हम हार्ड करने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, तो ये आपके पास क्या है, एक हार्डनर होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को हार्ड कर रहे होते हैं, सख्त कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरे जो इपॉक्सी एडिसिव्स के लिए नाम यूज़ होते हैं, हमने उसकी कंपोजिशन तो पढ़ ली कि दीज आर पॉलीमर इपॉक्सी एडिसिव्स। पॉलीमर होते हैं, दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। एक उसमें एक पॉलीमर यूज़ होता है जिसको हम इपॉक्साइड डिज़ाइन कहते हैं,
ठीक है, इपॉक्साइड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा हमारे पास हार्डनर होता है। अदर नेम्स जो इपॉक्सी एडेसिव्स के लिए है, दे आर स्ट्रक्चरल एडेसिव्स, इंजीनियरिंग एडेसिव्स। ये दो नाम और भी है, इपॉक्सी एडेसिव्स के साथ साथ स्ट्रक्चरल एडेसिव्स या इंजीनियरिंग एडेसिव्स से भी इनको जाना जाता है। इनके एडवांटेजेस क्या है, बाकी जो एडेसिव्स है, बाकी जो मतलब ग्लू वगैरह है, उनके निस्बत से इनमें क्या ऐसी ख़ास बातें हैं। तो सबसे पहले तो इनकी वेरिएशन इन अपीयरेंस है। इनके अपीयरेंस मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा कि इनको हम रिजिड भी बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ओपेक भी हो सकता है, या और इवन कलर्ड भी हो सकता है, और फास्ट और स्लो सिटिंग भी हो सकते हैं। मतलब हम इसको जल्दी या स्लो अगर हम इसको करना चाह रहे होते हैं, इनको हार्ड करना चाह रहे होते हैं, या सिट करना चाह रहे होते हैं, तो वो भी इसका हो सकता है। उसको आप अरेंज कर उससे उसी तरह से उसको डिज़ाइन कर सकते हो। दूसरी बात, रेजिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, तो दूसरी इसके एडवांटेज है वो है रेजिस्टेंस। तो ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन रेजिस्टेंट होते हैं। इनमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होती। अब इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, तो वाटर होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं जो कि इनको डिग्रेड कर सकते हैं। तो उनसे उनके डिग्रेडेशन से बचने के लिए इनमें मुज़ाहिमत ये शो कर रहे होते हैं, इनमें मुज़ाहिमत होती है, उनमें रेजिस्टेंस होता है। तीसरी जो इनकी एडवांटेज है, दैट इज़ सूटेबिलिटी फॉर एनी एप्लीकेशन। अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस है जिनके लिए डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में इंतहाई सूटेबल होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि एक तो ये स्ट्रेंथन बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं, हार्ड बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं, सख्त बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। दूसरा ये कि रेजिस्टेंट होते हैं इन्वायरमेंट को। तो इस वजह से हम इनको ज़्यादातर एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ इनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो हमने जैसे पढ़े भी, तो अभी यहाँ पे उनको थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए, हम इनको कंस्ट्रक्शन एज ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ कर सकते हैं बोर्ड्स बनाने में। जो हाई परफॉर्मेंस बोर्ड्स होते हैं, जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, तो उनको बनाने में, या ऑटोमोबाइल्स के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने में, या बाइसाइकिल्स जो होते हैं उनको कंबाइन, उनके मुख्तलिफ पार्ट्स को कंबाइन करने में, या गोल्फ क्लब्स जो बनाए जाते हैं उनके मुख्तलिफ जो इस कंस्ट्रक्शन में मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उनको कंबाइन करने के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब बोट्स, एयरक्राफ्ट्स वगैरह में, ऑटोमोबाइल में हम इनको क्यों यूज़ करते हैं, तो इनसे दो फ़ायदे होते हैं। हमने जैसे पढ़ा कि दे आर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वाटर वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों के लिए ये रेजिस्टेंस शो कर रहे होते हैं। जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन उनकी हो सकती है, उनकी रेजिस्टेंस शो कर रहे होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं। तो ऑटोमोबाइल इंजन के मुख्तलिफ पार्ट्स जो होते हैं, जिनको अगर हम नट्स वगैरह से करें या कोई और चीज़ करें, जो हीट की वजह से उनमें एक्सपेंशन हो सकती है और वो वहाँ पे मतलब कोलैप्स हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए अगर हम इपॉक्सी एडेसिव्स यूज़ कर लेते हैं, तो वो तो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, तो वो टूटते भी नहीं है और इजीली मतलब कि वो फॉर्मली उन पार्ट्स को जो है वो एक दूसरे के साथ पकड़े रखते हैं, होल्ड करते हैं उनको। ठीक है, इस तरह से बोट्स और एयरक्राफ्ट्स में हमारी मुमकिन कोशिश होती है कि हम उनके वेट्स को हर मुमकिन हद तक कम कर सकें। ठीक है, तो बोट्स वगैरह में या एयरक्राफ्ट्स में अगर हम नट्स वगैरह यूज़ करते हैं उनके मुख्तलिफ पार्ट्स को कंबाइन करने के लिए, तो उनसे उनका वेट बढ़ सकता है, जो उनको हवा में या पानी के ऊपर से सेल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है इसकी वजह से, उस हाई वेट की वजह से। तो इस वजह से अगर हम वहाँ पे ये इपॉक्सी एडेसिव्स यूज़ करते हैं, तो वो मतलब कि वो इजीली, क्योंकि उनका वेट भी कम होगा। दूसरी बात ये कि वो वाटर रेजिस्टेंट भी होते हैं, तो पानी से उनको कोई ख़तरा भी नहीं होगा, वो ख़राब भी नहीं होंगे, और वो जो है वो इजीली सेल कर पाएंगी पानी के ऊपर। इस तरह से बहुत सारी और एप्लीकेशंस हैं इनके, और बहुत सारे एडवांटेजेस हमने पढ़े, बहुत सारे हमने इनके बारे में और भी पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी इससे लिंक्ड कोई क्वेरी आपके जहन में है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे हम पढ़ चुके हैं कि उन कंपाउंड्स में, उन सब्सटेंसेस में पाया जाता है जिनकी कंपोजिशन में हाइड्रोजन हो, उनके साथ कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे हमने 3 पढ़े थे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो। और दूसरा हमने पढ़ा था कि उन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो। तो ये दो कंडीशन अगर कोई फुलफिल कर रहा है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे हम एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ रहे हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर डिसाइड करने में। जैसे कि वाटर आपके पास जो
कुछ चीज़ों को डिज़ोल्व कर सकता है, कुछ चीज़ों को नहीं कर सक रहा होता, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ आपके पास पोलर है, आयोनिक है और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एक आयोनिक है या पोलर है और हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो वो चीज़ पानी में हल होगी। ठीक है, इसी तरह से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आप पढ़ चुके हो, प्रोटीन्स है आपके पास, तो इनके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाने में भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा होता है। इसी तरह से सिंथेटिक मटेरियल, जो मसनूई चीज़ें हम बनाते हैं, जैसे ग्लू, पेंट्स, रिज़ाइंस वगैरह, जैसे हमने अभी इपॉक्सी एडिसिव्स पढ़े या मुख्तलिफ एडिसिव्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वो जो उनके जो चिपकाने की सलाहियत होती है वो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, क्योंकि उनमें, जैसे अगर आपने इपॉक्सी के कंपोजिशन पे गौर किया हो तो उसमें भी हमने पढ़ा कि दे आर ईथर्स होते हैं, पॉली ईथर्स होते हैं। हम इसको ईथर को बहुत सारे कंबाइन किए होते हैं, साइक्लिक ईथर कौन से बने होते हैं। तो जैसे ईथर में हमारे पास ऑक्सीजन होता है, उनका स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, और हाइड्रोजन भी होते हैं, तो ऐसी चीज़ें जिनमें ऑक्सीजन हो या कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे क्लोरीन या नाइट्रोजन हो और उनके साथ हाइड्रोजन हो, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो मुख्तलिफ पेंट्स, एडिसिव्स, डिज़ाइंस वगैरह जो होते हैं या ग्लू वगैरह जो होते हैं, उनमें भी अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो चिपकने की या जो स्टेकन होने की या स्टिक होने की, कि दो सरफेसेस को एक दूसरे के साथ चिपकाने के लिए जो यूज़ होते हैं, ये सलाहियत उनको हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही मिली होती है। ठीक है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, इसी वजह से वो सरफेस के साथ मतलब कि बॉन्ड हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं उनके साथ। ठीक है, जो एडेसिव एक्शन होती है, एडेसिव एक्शन मीन जो चिपकने वाली हासियत होती है पेंट्स और डाइज में, वो भी किस वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ये यहाँ पे आपको पढ़ाया गया है, द एडेसिव एक्शन ऑफ पेंट्स एंड डाइज इज डेवलप्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से सिंथेटिक डिज़ाइन जो होते हैं, जो मसनूई डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, वो भी टू सर्फेसिस को एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्ड करते हैं? बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दैट मीन्स कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर ऑफ हाई इंपॉर्टेंस इन deciding biological molecules, structure of biological molecules, water properties और adhesive nature of मुख्तलिफ मतलब different paints, adhesives, glows, resins, मुख्तलिफ चीज़ों के जो एडेसिव नेचर होती है, जो एडेसिव एक्शन होती है, उनमें या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में या वाटर के प्रॉपर्टीज़ की डिटर्मिनेशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब जैसे हमने प्रोटीन और डीएनए का पढ़ा, तो अगर आप देख लें तो प्रोटीन्स और डीएनए जो होते हैं, उनका जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर उनके आते हैं, तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। जैसे आप देखें तो प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि प्रोटीन हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं जो अमाइनो एसिड से बनते हैं। ठीक है, और उनके जब अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो वो एक लीनियर सीक्वेंस बनाते हैं, जिनको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बुलाते हैं। फिर वो प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो उनकी वजह से जब वो बॉन्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब फोल्ड होते हैं, तो उससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, और फिर जब वो रीफोल्ड होते हैं तो उनसे टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। प्रोटीन जो होते हैं, तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से बनते हैं। अगर आप अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, तो सेंटर में ये जो कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन बुलाते हैं, इस वाले को, जो कि एक साइड पे COOH के साथ बॉन्ड होता है, दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप के साथ NH2 के साथ, और तीसरी साइड पे आपके पास उनका R होता है, और चौथी साइड पे H होता है। ये जो ऊपर वाला ये हिस्सा है, तो ये जो सर्कल किया हुआ है, ये वाला हिस्सा हर अमाइनो एसिड में कॉमन होता है। 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इंसानों में पाए जाते हैं, जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाते हैं, और कुछ उसमें नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो उन अमाइनो एसिड जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स हमारी बॉडी में अंदर बना रहे होते हैं, तो उनका जो कॉमन पार्ट होता है वो ये वाला होता है, जबकि उनका वेरिएबल पार्ट ये वाला होता है, R। ये R सिर्फ उनमें चेंज होता है, बाकी ये पार्ट जो है ये हर अमाइनो एसिड में होता है। तो अमाइनो एसिड जब कंबाइन होते हैं तो एक लीनियर सीक्वेंस बनाते हैं, जिनको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बुलाते हैं। यहाँ पे ये प्रोटीन जो है ये फंक्शनल नहीं होते, मतलब ये काम नहीं कर सक रहे होते। दूसरी दफ़ा जब ये फिर फोल्ड होते हैं, यहाँ पर इसके लिए जो बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए, उसको हम जो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है उसको हम स्पेशली जो प्रोटीन में पाए जाते हैं उसको पेप्टाइड बॉन्ड बुलाते हैं। ठीक है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बना लेता है, फिर उनसे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग के जरिए बनता है, तो वो टोटली डिपेंडेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड पे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। दैट मीन्स कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ देखें
सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है तो तब भी प्रोटीन जो है वो फंक्शनल नहीं होता, फिर वो रीफोल्ड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर, ठीक है, और वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब यहाँ पे ये प्रोटीन जो है ये फंक्शनल हो जाता है। तो प्रोटीन को डिफरेंट स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन करने के लिए, प्रोटीन के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसी तरह आपने डीएनए पढ़ा था कि डीएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है डीएनए, ठीक है। और फिर आप लोगों ने ये पढ़ा था कि डीएनए हैज़ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, स्प्रिंग नुमा शक्ल है, डबल हेलिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो इसलिए इसको डबल हेलिक्स कहते हैं, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंड होते हैं और हेलिकल फॉर्म है, स्प्रिंग की शक्ल का है। तो ये देखिए ये जो बीच में आपको ये मैंने लाइन, ये पर्पल कलर के और ये रेड कलर के आपके पास ये लाइंस है, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये इन दो मतलब डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाना है ये भी किस वजह से होता है, हाइड्रोजन की वजह से। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए जाए तो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। जो कि जैसे आपने रिप्लिकेशन में पढ़ा था कि पहले ये अनवाइंडिंग होती है, अनट्विस्टिंग होती है, ठीक है। ये डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और वो कैसे अलग होते हैं, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ के, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे और एप्लीकेशंस है हाइड्रोजन बॉन्ड के या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, जो हम पढ़ चुके हैं कि ग्लोज और एडेसिव्स की जो एडेसिव नेचर होती है, जो पेंट्स की एडेसिव नेचर है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो हमने दो पढ़े, अमाइनो एसिड्स और डीएनए, तो इनके भी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशंस जो होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से ही होती है। इसी तरह से हमने पढ़ा कि वाटर के जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि सॉलिबिलिटी है, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो इतने हाई है, या नॉर्मल टेम्परेचर पे जो वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, तो वो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अगर ये नहीं होते तो वाटर के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ आपके पास नहीं होते, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बन रहा होता तो आपके पास ये अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स के जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स है वो कैसे आते हैं, प्रोटीन फंक्शनल कैसे होता, मुख्तलिफ हमारी बॉडी में काम कैसे कर रहे होते प्रोटीन्स। इस तरह से डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपके पास नहीं होता। तो ये सब जो है इन ये एप्लीकेशंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।